you would have noticed when I take a view on a point of order, I make it self-contained and very exhaustive. I'll have it. Question number 31, Dr. K. Lakshman. Honorable Minister. First supplementary, Dr. K. Lakshman. Thank you, sir. Library being a state subject, but still you being a generous through Raja Rammohun Roy Library Foundation under your ministry, you have extended finance assistance to many public libraries. Sir, under NML scheme, you have extended financial assistance to 6 state central libraries. A welcome step, sir. Is there any proposal from your ministry through NML to set up a national level virtual library and establishment of a digital library to create a vibrant library ecosystem that supports education, research, and innovation to promote inclusive and equitable access to information and knowledge, sir? Please. Honorable Minister. Dhanyavad Sabhapati Mahoday. I would like to thank Honorable Member for asking this question and appraising the work done through Ministry of Culture for upgradation of libraries in the states, despite it's a state subject. माननीय सभापति महोदय, नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी की चर्चा माननीय सदस्य ने की है और क्या ऐसा हम नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी बनाने की कोई योजना या कल्पना करते हैं, उसके बारे में प्रश्न पूछा है। मैं माननीय सदस्य और सदस्य के माध्यम से आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाने के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि ऑलरेडी नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी एस्टेब्लिश की जा चुकी है और नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी के माध्यम से एक वर्चुअल लाइब्रेरी म्यूज़ियम, हज़ारों की संख्या में मैन्यूस्क्रिप्ट्स और लाखों की संख्या में किताबें उसमें ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी हैं, जो मल्टीलिंगुअली सर्च की जा सकती हैं और साथ साथ में उसमें वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, कोई भी उसे सर्च कर सकता है, ऐप के माध्यम से भी और डायरेक्ट सर्च इंजन के माध्यम से भी। और मैं ये मानता हूँ कि इसे और आगे बढ़ा करके हम आने वाले समय में जो वर्चुअल वर्ल्ड है उसमें लाइब्रेरी को सेटअप करके, लाइब्रेरी को अवेलेबल करा करके हमारे जो है हमारी कल्चरल नॉलेज को और हमारे रेयर बुक्स को, हमारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को, सबको लोगों को, रिसर्चर्स के लिए और बेहतर तरीके से उपलब्ध कराएं। Second supplementary, Dr. K. Lakshman. Sir, is there any proposal from our Telangana state by the authorities concerned for any financial assistance being asked to set up a NML model library exclusively for the state central library which is established? No, you asked your supplementary. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, तेलंगाना राज्य में भी एक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी और एक स्टेट लाइब्रेरी, दोनों को ऑलरेडी नेशनल मॉडल लाइब्रेरी जो का प्रावधान है उसके तहत सपोर्ट एक्सटेंड किया जा चुका है। जो सेंट्रल लाइब्रेरी 6 जिनकी चर्चा आपने की है वो भारत सरकार के प्रत्यक्ष जो है वो अधिकार क्षेत्र की जो लाइब्रेरीज हैं, ऐसी कोई एक लाइब्रेरी किसी तेलंगाना स्टेट में एस्टेब्लिश किए जाने का कोई भी प्रस्ताव इस तरह का विचाराधीन अभी मंत्रालय में नहीं। Third supplementary, Shri Neeraj Dangi. Shri Neeraj Dangi. Yes, yes, I know, I'm waiting for him. I will have patience for the honorable member. We are from the same state. You are also from that state. Sir, Pramod Tiwari is also from that state. Sir, Digvijay ji, being chairman doesn't change my state. Neeraj Dangi, third supplementary. सर हम दोनों हम एक ही स्टेट से हैं सर। Well, I have no doubt in saying I am chairman for the entire nation of this Rajya Sabha and so representing the country wherever it is possible on the globe. Thank you so much, sir. सर Pointedly. आपके माध्यम से सर मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा, पुस्तकालयों के हालात देश में अनुकूल नहीं हैं और ऐसे में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपीलैड्स के माध्यम से
पंचायत स्तर तक भी हम लोग पुस्तकालयों का निर्माण किया जाता है, परंतु उनके निर्माण की गुणवत्ता पर निगरानी व जांच एवं निर्माण के पश्चात उनके रखरखाव हेतु सरकार की ओर से क्या कोई कदम उठाए जाते हैं? यदि हाँ तो क्या? और ऐसे पुस्तकालयों की देश में कितनी संख्या है एवं इनमें से कितने सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं एवं कितने बंद पड़ चुके हैं या कितने बंद होने की कगार पर हैं? माननीय मंत्री जी। थैंक यू सर। सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है, यदि मैं ठीक से समझ पाया हूं तो कि संसद सदस्य सांसद निधि से जो पुस्तकालयों का पंचायत में निर्माण करते हैं उनका रखरखाव करना, जैसा अभी माननीय सदस्य ने अपनी प्रारंभिक वक्तव्य में कहा था कि लाइब्रेरी इज ए स्टेट सब्जेक्ट एज पर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो राज्य का विषय है। और संसद सदस्य अगर सांसद निधि से किसी लाइब्रेरी का निर्माण करता है, उसका रखरखाव और अपकीप करना, मुझे लगता है कि वो न तो प्रत्यक्षतः हमारे क्षेत्राधिकार में न हमसे जुड़ा विषय है। इस विषय को मुझे लगता है कि संबंधित विभाग से अपने जिले में, अपने प्रदेश में माननीय सदस्य इसका उत्तर चाहेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से दिया जाए। श्री कार्तिकेय शर्मा। Thank you, Chairman, sir. Through you, I'd like to ask the Honourable Minister whether there is any provision for hosting critical national archive documents through a digital library with public access so that a wider population can have access to these important documents for free. Honourable Minister. अपने मूल प्रश्न के उत्तर में भी निवेदन किया कि हमने नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी एस्टेब्लिश की और धीरे धीरे उसमें जो है अवेलेबल बुक्स की संख्या को धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन के साथ में वृद्धि करने के लिए हम काम कर रहे हैं। आने वाले समय में जितनी लाइब्रेरीज हैं इन सब पे और अधिक इस गति के साथ में काम किया जा सके, और मैं तो राज्यों से भी इस बात के लिए सहयोग चाहता हूँ कि राज्य भी नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी में डिजिटाइज्ड फॉर्मेट में बुक्स को अवेलेबल कराने की हमारी जो अम्ब्रेला है उसके साथ में जुड़ करके अधिकतम संख्या में ऐसी किताबों और डॉक्यूमेंट्स को उसके साथ में जोड़ेंगे तो निश्चित ही लोगों को इसके माध्यम से और अधिक जो है लाभ हो सकेगा। श्रीमती फूलो देवी नेताम। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगी कि केंद्रीय पुस्तकालय में लाइब्रेरी के कितने पद रिक्त हैं तथा अनुसूचित जाति व जनजाति का कितना बैकलॉग है, कितना बैकलॉग को शीघ्र भरने की क्या कार्य योजना है? मंत्री जी जवाब तब दीजिए जब मैं कहूँ। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, आपका संरक्षण चाहता हूँ क्योंकि ये मूल प्रश्न से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही है कि कितने पद अभी वर्तमान में सैंक्शन है, कितने खाली हैं, और उसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की उसमें अनुसूचित जाति जनजाति संवर्ग के कितने पद और कितने खाली हैं, मैं आपसे संरक्षण चाहते हुए इस बात के लिए आपको विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित ही ये इंफॉर्मेशन माननीय सदस्य के साथ में हम अवश्य ही साझा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 श्री पी विल्सन। क्वेश्चन नंबर 32। ऑनरेबल मिनिस्टर। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्री पी विल्सन। Sir, in reply to my question for the establishment of regional benches for Supreme Court, you have given two reasons. One is the administrative decision of Supreme Court taken in 2010, and another is one case that is pending before the Supreme Court where there is no stay at all. I hope and trust that Law Ministry is not running at the administrative decisions of Supreme Court. You are a body which is answerable to the Parliament. Should not the Parliament hear the voice of the people and answer their fervent cries to open the doors of the justice to all sections of the society, as access to justice is not the preserve of the rich, but right of every person in this great nation. Dr. Ambedkar said that Article 32 is heart and soul of the Constitution, and should not the Constitution Article 32 be made available to all the citizens who are situated in different parts of the country. Sir, my question is... Your supplementary, honourable member. Yes. My question is, sir, the Ministry of Law and Justice, in their action taken report,
to the 133rd report of the Department-related Standing Committee of Law and Justice has accepted the proposal made in 133rd report for regional benches of the Supreme Court, and this is reflected in 144th report. Why government is not attempting to bring constitutional amendment to Article 130 and establish regional benches of Supreme Court to fulfill the long pending demands of the litigants, lawyers Honorable and Minister. general public? ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहता हूं कि ये बात सही है कि आर्टिकल 130 के तहत ये व्यवस्था की गई है कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ बैठेगा और प्रेसिडेंट की सहमति हो और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर इसको ठीक समझे तो इस आर्टिकल 130 को इवोक कर सकते हैं, ये व्यवस्था है। लेकिन उसके बाद जो माननीय सदस्य ने कहा कि डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी जो लॉ एंड जस्टिस की है उसकी रिपोर्ट है 133वीं, ठीक है, हमारे पास लॉ एंड जस्टिस में आई, ये भी ठीक है। इन्होंने ये कहा कि 2010 का एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उसके आगे आप क्यों नहीं बढ़ रहे हो। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 2010 का भी डिसीजन है, 2007 का भी डिसीजन है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा पाया है और फुल कोर्ट इन द मीटिंग हेल्ड ऑन 18 फरवरी 2010 फाउंड, सुप्रीम कोर्ट फाउंड नो जस्टिफिकेशन फॉर सेटिंग अप ऑफ बेंचेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आउटसाइड दिल्ली। तो ये जो आर्टिकल 130 है इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की राय का विषय आया हुआ है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जब मैटर अब सब जुडिस भी है, इसलिए हम इसमें अब जब तक मैटर सेटल नहीं हो तब तक इसमें आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये इनको जवाब मैंने दिया है। थैंक यू। Second supplementary, Shri P. Wilson. No stay in that case. There is no stay in that case. Now the second supplemental question is, And one thing, Mr. P. Wilson, I think someday the House must debate yes, to what extent it can discuss a matter that is sub judice. yes, Because the constitutional provisions are very clear. yes. We'll have it someday. Yes. Second supplementary. Yes, thank you, Chairman, sir. Sir, in your reply, with regard to the enforcement of social justice in the appointment of judges to the High Court and Supreme Court, sir, you have said 661 judges who have been recruited from 2018 to 2023. Judges belonging to one particular caste are about 499, while OBC is 78, where scheduled caste is 21 and scheduled tribe is 12. Why there is a diversity deficit in the appointment of judges? And sir, in fact, two recommendations of Supreme Court Collegium dated 17/1/2023, so far as the Madras High Court is concerned, were sent who were the candidates belonging to the OBC and minorities. Why are you sitting over the recommendations Honorable of the Minister. Supreme Court when the candidates belongs to the Honorable Minister. backward class and minorities? चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल जो माननीय सदस्य उनको बताना चाहता हूं कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स is made under Article 124, 217 and 224 of the Constitution of India, which do not provide for reservations for any caste or class of persons. इसके बावजूद भी 2018 में जो हमारी वर्तमान सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उन्होंने इसको कहा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कि आप उसका सोशल बैकग्राउंड बताएंगे। इसके आधार पर हम आपको कह रहे हैं कि 2018 के बाद जो हमने जजेज नियुक्त किए, जिसमें 661 हाई कोर्ट जजेज जो अपॉइंट हुए, उसमें 21 बिलोंग्स टू SC, 12 बिलोंग्स टू ST एंड 78 बिलोंग्स टू OBC। तो ये कैटेगराइजेशन 2018 के बाद शुरू हुआ है। इसके आधार पर फिर भी हम जब भी जो हाई कोर्ट के जब नाम भेजते हैं तब हम उनको लेटर लिखते हैं कि आप माइनॉरिटी, SC, ST, वुमन के नाम ज़्यादा से ज़्यादा भेजो, और अब इस दिशा में तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। Shri Pramod Tiwari, there is a mechanism you can ask, take recourse to rules. Shri Pramod Tiwari, third supplementary. सर, मैं आपके माध्यम से न्याय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दो सवाल जुड़े हुए हैं आपस में। क्या कभी जब सर्किट बेंच या जो रीजनल बेंच की बात हो रही सुप्रीम कोर्ट की होगा, तो इस देश के जो सबसे पुराना हाई कोर्ट में से एक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट को दिमाग में रखेंगे, विचार करेंगे कि
कि वहाँ सर्किट बेंच बने, रीजनल बेंच बने, एक चीज़। और इसी से दूसरा जुड़ा हुआ था, वैसे तो एक सप्लीमेंट्री में 2 सप्लीमेंट्री नहीं, आधे आधा और आधा है। अच्छा, इसी के साथ जुड़ा हुआ सर, इसी के साथ जुड़ा हुआ दूसरा सवाल मेरा है कि एक प्रस्ताव था कि हाई कोर्ट, मेरे ख्याल से आपके संज्ञान में भी होगा, कि जजेस के रिटायरमेंट की एज बढ़ा दी जाए 62, 65 और सुप्रीम। ये सुर्खियों वाली सप्लीमेंट्री हो गई। तो क्या 62 से 65 और 65 से 70 करने पर विचार करेंगे वेतन और भत्ते के बढ़ाने के साथ? ये सेकंड एब्सोल्युटली पूरे देश में पढ़ा जाएगा ये। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। थैंक यू सर। चेयरमैन सर, रोचक प्रश्न है। रोचक भी है और कोई सीधा इससे जुड़ा हुआ नहीं है। नहीं, फिर भी प्रमोद तिवारी जी का कोई प्रश्न टेढ़ा जरूर होगा। हाँ, टेढ़ा भी है, रोचक लगे कैसा ही चाहिए। मैं इनको बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो सबसे पुराना हाई कोर्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, प्रमोद तिवारी जी अच्छा जानते हैं, हम भी जानते हैं। एक हमारे मेरठ में और आगरा में उसकी पीठ स्थापित हो, ये विषय लंबे समय से चल भी रहा है। तो हमने ई कोर्ट प्रोजेक्ट 3 उसके माध्यम से हम एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं, और हम हाई कोर्ट इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को भी पत्र लिख के कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुछ सुनवाई मेरठ से की जा सकती है, आगरा से की जा सकती है। उसका जवाब अभी आया नहीं है, मुझे लगता है पॉजिटिव जवाब आने की संभावना है। दूसरा जो बहुत रोचक कहा है, उसका अभी कोई रोचक भी है, महत्वपूर्ण भी है, वो अभी विचाराधीन नहीं है सर। तो क्या इस पर विचार करेंगे? प्रश्न ये था सर। प्रमोद जी का प्रश्न था, क्या आप इस पर विचार करेंगे? सर अभी विचाराधीन तो उससे पहले जरूरी है कि क्या आपको अधिकार है विचार करने का? सर अभी विचाराधीन नहीं है, बस इतना ही कह सकता हूं। 4 सप्लीमेंट्री श्री संजय सिंह। धन्यवाद माननीय माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में ये बताया है कि 699 जजों में हाई कोर्ट के 21 SC, 12 ST और 78 OBC हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब आप सभी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था लागू कर रहे हैं, तो क्या जुडिशरी में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू करने की कोई योजना है? माननीय मंत्री जी। सर ये विषय मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी इस पर चर्चा हुई थी, और वहाँ तय हुआ था कि भाई इसमें रिजर्वेशन मत रखो। संविधान में भी ये व्यवस्था थी, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे मैंने कहा 2018 में ये विषय जब ध्यान में आया सरकार के, नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उनको, तो हमने कहा ये सोशल बैकग्राउंड जिसमें मार्जिनलाइज सोसाइटी के भी लोग हो सकते हैं, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, वुमेन, इनके जजेज भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हो। इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़े हैं, और इसका आपको विजिबल भी नजर आ रहे हैं नंबर भी अलग अलग हाई कोर्ट्स में। 5th सप्लीमेंट्री श्री अजीत कुमार भुयान। Sir, northeastern region consists of 8 states. The Guwahati High Court functions for the 4 states of Arunachal Pradesh, Assam, Mizoram and Nagaland. Northeastern region far away from the Supreme Court of India, which is located in Delhi, New Delhi. So my question is whether the government is planning to establish a Supreme Court bench in Guwahati for entire northeastern region. Honorable Minister. सर मैं जैसे आपके माध्यम से पहले जो जवाब दिया वही विषय है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको 2 बार 2007 में 2010 में इस पे फुल कोर्ट बेंच भी बैठी, और अभी मैटर सब जुडिस है। इसलिए मैंने जैसे पहले कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद नहीं पाया कि अभी इसकी बेंचेज स्थापित करना उपयुक्त समय नहीं, ऐसा उन्होंने पाया। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 33 श्री मिथिलेश कुमार। ऑनरेबल मिनिस्टर। The House. फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्री मिथिलेश कुमार।
माननीय सभापति महोदय, देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विविध परिदृश्य और ऐतिहासिक स्थलों को देखते हुए भारत में पर्यटन विकास आर्थिक विकास के चालक के रूप में अपार संभावनाएं दे रखता है। हर साल लाखों पर्यटक भारत आते हैं, जिससे ये क्षेत्र महत्वपूर्ण राजस्व उत्पन्न कर सकता है, नौकरियां पैदा कर सकता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित कर सकता है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री माननीय सदस्य, आपकी सप्लीमेंट्री। सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार टिकाऊ पर्यटन प्रथाओं को सुनिश्चित करने और पर्यावरण और सांस्कृतिक संरक्षण को बनाए रखने में स्थानीय समुदायों का समर्थन करते हुए पर्यटकों की बढ़ती आमद को प्रबंधित करने तथा विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय करने की योजना बना रही है? माननीय मंत्री जी। So the first question which has reached me through you, sir, with your blessings, because this is my first attempt in the Rajya Sabha. I take the blessings of all those seniors who have been with me during my first tenure in this August. Honorable Minister, thank you, sir. 1 second. I had the good fortune to go to your home district. Thank you. And enjoyed the backwaters, which are one of the best in the world. Yeah. Go ahead. It is also promised for tourism, sir. Tourism Kerala. So the first question was relating to the number of tourists who visited India during the last 12 months, if I am right. And as per the information received from the Bureau of Immigration, the details of month-wise foreign tourist arrivals, FTAs, in the country during 2023 and 2024 till May are given below. I have placed the list, but for a wider understanding of the stakeholders and the retailers in the tourism industry, I would just go through a couple of numbers which should rather enthuse them and also give them the feel that we are from the pre-pandemic region through the pandemic region and the post-pandemic climatic conditions for growth that we are surging forward. And to present a few numbers, if you check 2023 January, it was 8.7 lakhs, and now if you check 2024 January, it is 9.6 lakhs, which is a firmer growth. And February, from 8.7 as in 2023, 8.7 lakhs to 10 lakhs. And we have readings only up to the month of May. And June and July will follow. So as of now, the total reading or digits say that 2023, the annual number was 92.4 lakhs, and till May, we are now at 40.7 lakhs. So that actually is a promising number. We will surge forward because of the added infrastructure, the logistic arrangements, the increase in number of the maybe homestays, the local area facilities widened, and the number of tourists, additional spots coming into the fray. I think it is going to be a promising year and years together for India tourism. Second supplementary, Shri Mithilesh Kumar. क्या सरकार ने भारत में पर्यटन संबंधी सेवाओं को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय या घरेलू भागीदारों के साथ किसी समझौते या समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य ने जो पहला प्रश्न पूछा था, क्योंकि मेरे माननीय राज्य मंत्री जी ने उसका जवाब देने का प्रयास किया, लेकिन कुछ विषय जो उसमें छूट गए उनकी चर्चा करते हुए मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। इनका मूल प्रश्न जो था
पहला सप्लीमेंट्री जो था उसमें आपने पूछना चाहा था कि क्या पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर के, पर्यटकों के नंबर्स बढ़ाने को लेकर के, उनको हम देश की संस्कृति का दर्शन करा सकें, उसको लेकर के भारत सरकार क्या प्रयास करती है। मैं माननीय सदस्य के और माननीय सदन की जानकारी के लिए आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि टूरिज्म हमारे संविधान की व्यवस्था के अनुरूप राज्य का विषय है और प्राइमरीली राज्य सरकारें ही इन सब विषयों पर जो है अपने क्षेत्र में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए काम करती है। टूरिस्ट की सुरक्षा भी मूलतः राज्यों का विषय है, लेकिन निश्चित ही भारत सरकार इस विषय में अत्यंत सावधानी के साथ में भारत आने वाले टूरिस्ट को जो है सुरक्षित माहौल मिल सके, वो एक्सपीरियंस कर सके, इस विषय पर काम करती हैं। जहाँ तक इंटरनेशनल टूरिस्ट को भारत में बुलाने के लिए किसी संस्थाओं के साथ में इस तरह का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करने का विषय है, भारत सरकार ने ये करने के बजाय हमारा अनेक देशों के साथ में बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं जिसमें हम एक दूसरे देश में जो है टूरिस्ट के नंबर्स को बढ़े उसके लिए प्रयास करते हैं और निरंतर भारत सरकार डिफरेंट मॉड्यूल्स के साथ में नंबर ऑफ टूरिस्ट बढ़ाने के लिए काम करती है। Third supplementary, Shri Digvijay Singh. Sir, I was calling, sir. Calling you, sir. I am calling your name, sir. Third supplementary. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय चेयरमैन सर। सर, माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं, कल यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने अपने ट्रैवल एडवाइजरी अपडेट की है और उसमें ये कहा है कि कुछ भारत के क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, इंडो पाक बॉर्डर, मणिपुर और पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया में लेवल 4 इशू किया गया है क्योंकि वहाँ अपराध, टेररिज्म और वायलेंस में वृद्धि हुई है। क्या इससे एडवाइजरी रिलीज की है क्या? माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, यूएस ने ऐसी कोई एडवाइजरी रिलीज की है अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन मैं माननीय सदस्य और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, माननीय सदस्य और सदन की जानकारी के लिए इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद में वहां टूरिज्म में बेतहाशा वृद्धि हुई है और लगातार वहां टूरिस्ट की संख्या में वृद्धि हो रही है। वहां जाने वाले लोग निर्भय होकर के वहां टूरिज्म का आनंद ले रहे हैं और आने वाले समय में और वहां टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हो, हम निश्चित ही उस दिशा में काम कर रहे हैं। Honorable members, I had urged honorable members number of times, please don't use a newspaper report. If you one second, you let that Shri Digvijay Singh ji is requested. Shri Digvijay, sir, Shri, one second, nothing will go on record, sir. Nothing will go. Shri Digvijay Singh ji is requested to lay the advisory to which he has made a reference on the table of the House during course of the day. Shri Tiruchi Shiva. No, you can't raise anything. No. What's wrong with Shakti Singh? Shakti Singh, why are you shouting? You are forcing me to take action. I will not permit a newspaper report to be basis. I am so sorry. Do you want me to name? Do you want to? Shri Shakti Singh Goyal, your conduct is condemnable. You are questioning the chair. Why? Please. I urge all the members. I will try to accommodate every member. But one thing I am requesting you all with folded hands. This House must have something which is credible, which you are prepared to authenticate. You read anything in newspaper, you raise the issue. Mr. Tiruchi Shiva, for supplementary. Sir, nothing will go to Sri Tiruchi Shiva. Sir, for supplementary. Thank you, Mr. Chairman, sir. Sir, would the minister be pleased to say that whether the ministry Mr. Jairam Ramesh, intends kind to of provide any... And again sitting in the chair, 1 second, again sitting in the chair, talking like this, and every time I am embarrassed. I don't want to give an impression I am against a particular member. I am fair to all. Why do it? Please don't do it. I urge you, don't do it. There is a method where you can catch my attention. I have never declined you.
when you have acted in accordance with rules. I plead with you, please. I know you will speak. I will urge the top leadership to please make them aware of rules. श्री तिरुचि शिवा, हाँ, Mr. Chairman, sir. एक ही बात की कमी थी, वो आप दोनों ने पूरी कर दी. ऐसा मत कीजिए. श्री तिरुचि शिवा. Thank you, Mr. Chairman, sir. It's an important subject. Please, your supplementary. Would the minister be pleased to say whether the ministry intends to provide any assistance to the central agencies like Archaeological Survey of India and Post Trust of India, which do not have the required sources to develop tourism infrastructure? It's a very important supplementary. Honorable Minister. Honorable Chairman, sir, development of tourism infrastructure doesn't fall under the purview of Archaeological Survey of India. Archaeological Survey of India only works for conservation and better keep up of the monuments. But as far as the tourism facility creation at the archaeologically important monuments or listed monuments, which are almost in 4,000 in numbers, the Ministry of Tourism with various schemes of Prashad and Swadesh Darshan, we try to increase the tourist facility center facilities, but primarily, as I have said earlier in my replying original question, that it is a subject of the state. So primarily, the state takes the initiatives and Government of India supplements their initiatives. श्रीमती रामिला बेन बेचार भाई 12, 5th supplementary. धन्यवाद माननीय अध्यक्ष श्री. मोदी सरकार ने देश में पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए पिछले वर्षों में अनेक ठोस कदम उठाए हैं. राउंड द क्लॉक टोल फ्री बहुभाषी हेल्पलाइन सहित अनेक सुविधा सप्लीमेंट्री. आप मंत्री जी से क्या पूछना चाहती हैं? माननीय मंत्री को धन्यवाद करते हुए आपके माध्यम से मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ. माननीय मंत्री श्री से जानना चाहती हूँ, हमारे देश की समृद्ध विरासत और संस्कृति प्रति जानकारी एवं दर्शन करने के लिए आपने 2 पहल शुरू की थी. भारतवासियों के लिए देखो अपना देश और विदेशियों के लिए चलो इंडिया, ये वैश्विक प्रवासियों के लिए आपने अभियान चलाया था. मैं जानना चाहती हूँ इसके अंतर्गत कितने टूरिस्ट ने लाभ लिया. धन्यवाद. माननीय मंत्री जी. वो अपना देश और चलो इंडिया दोनों ही स्कीम्स जो हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विभाग ने प्रारंभ की थी, और दोनों ही स्कीम्स ऐसी हैं जिनसे टूरिस्ट नंबर बढ़ने वाले का कोई डेटाबेस हम कैप्चर नहीं कर सकते. भारत में रहने वाले प्रवासी भारतीय, उनसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपेक्षा की थी कि वो अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए 5 जिस देश में रहते हैं उसके ऐसे व्यक्तियों को प्रतिवर्ष रेफर करें कि वो भारत जाकर के भारत का दर्शन करें, भारत की संस्कृति, भारत के साहित्य, भारत के समृद्ध विरासत का अध्ययन करें. और हमेशा ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस तरह से संबोधित किया कि आप कल्चरल एम्बेसडर ऑफ इंडिया हो, जो प्रवासी भारतीय हैं. लेकिन वीज़ा डॉक्यूमेंट्स में कोई भी जो भारत आने वाला व्यक्ति ये उल्लेख नहीं करता. ये इसलिए इसमें एग्जैक्ट नंबर्स में बताने में असमर्थ हूँ, लेकिन निश्चित ही कोविड के बाद में जिस तरह से पूरी दुनिया में टूरिज्म एक बार कोलैप्स हो गया था, टूरिज्म सेक्टर कोलैप्स हो गया था, लेकिन वापस रिबाउंड जब टूरिज्म सेक्टर हुआ है, अगर मैं केवल एशिया पैसिफिक के दृष्टिकोण से देखूं तो भारत में दुनिया के अन्य देशों की तुलना में, एशिया पैसिफिक देशों की तुलना में, जहां 18% आज भी डिक्लाइन इन नंबर ऑफ द टूरिस्ट ऑफ प्री कोविड स्टेटस है, उसके कंपैरिजन में भारत में ये केवल 10% बढ़ा. और दुनिया के देशों में भारत इट इज़ ए गुड परफॉर्मर ऑफ द टूरिज्म है. ये सारे समन्वित प्रयास जो हैं भारत सरकार के, राज्यों की सरकारों के मिलकर ही भारत में टूरिज्म को बढ़ावा देने में कारगर हुआ. क्वेश्चन नंबर 34 श्री निरंजन बीसी. नंबर 34. ऑनरेबल मिनिस्टर. महोदय, उत्तर सभापटल पर रखा गया. फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्री निरंजन बीसी. थैंक यू चेयरमैन सर. I am thankful to Honorable Minister
for giving detailed answer. Green India Mission is, comes under National Action Plan on Climate Change with the objective to safeguard the biological resources and flora and fauna of our nation in adverse climate change. Sir, in Odisha, there is a Gandhamardhan Hill range covering 19,000 hectares of area with thousands of flora and fauna, animal species, plant species, herbal plants, water fountain, etc. So I would like to know from Honorable Minister that what steps have been taken by the ministry to declare Gandhamardhan Hill Range as a National Biodiversity Heritage Site. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, जो मूल प्रश्न है वो उड़ीसा को कितना पैसा नेशनल ग्रीन इंडिया मिशन में दिया गया उसके संबंध में है। मैं यहाँ पर ये आपके सामने कहना चाहूँगा कि जो नेशनल जो ग्रीन मिशन का विषय है, उसका जो उद्देश्य है वो देश में फॉरेस्ट कवर को इम्प्रूव करना है। इकोसिस्टम जो है हमारे पूरे फॉरेस्ट एरिया का, उसको पूरी तरीके से व्यवस्थित करना है। उसके साथ ही साथ देश में ट्री कवर को बढ़ाने के साथ साथ ग्रीन कवर को बढ़ाने का उद्देश्य को पूरा करना है। और जो एक बड़ा विषय है एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री, उसको बढ़ाते हुए देश की जो वेटलैंड्स हैं उनको भी संवर्धित करने का और सुरक्षित रखने के लिए पूरा मिशन चलाया जाता है। जहाँ तक उड़ीसा के उन्होंने गंधमार्दन क्षेत्र की बात करी है, वो देश का एक महत्वपूर्ण बायोस्फीयर एरिया है, देश के प्रमुख बायोस्फीयर एरिया में से है। उसके अध्ययन के लिए मंत्रालय की ओर से हमने जेडएसआई को, बीएसआई को स्पेशल कार्य और टास्क दिए हैं और उसके संरक्षण के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री निरंजन बिशी। Thank you, sir. Will the minister provide specific example of successful project under this Green India missions or initiative under the projects? Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, कि देश में हम लोगों ने विशेष रूप से जो हमारा जो फॉरेस्ट, जो डेंस फॉरेस्ट से या मॉडरेट फॉरेस्ट से लगातार कम हो रहे हैं, उसके लिए इस प्रोजेक्ट को हम उपयोग में लाते हैं। और जो हमारे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है उसमें सारी सक्सेस स्टोरी दी गई है। मैं माननीय सदस्य महोदय को उसकी प्रति उपलब्ध करा दूंगा। थर्ड सप्लीमेंट्री श्री साकेत गोखले। Thank you, sir. My question to the Honorable Minister is that under the Green India mission, now in the last 10 years, India has lost over 500,000 hectares of tree cover. Also, last year, the government passed amendments to the Forest Conservation Act, which made it easy for mining projects and other projects to take over forest land, which was later stayed by the Supreme Court of India. So my question is, if the Green India mission is for encouraging afforestation, why have we seen a loss of over 500,000 hectares of forest land in the last 10 years, despite this mission running? Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूँगा कि एक बार वापस गंभीरता के साथ जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में अमेंडमेंट में उसका अध्ययन करें। पर्याप्त अध्ययन के बिना इस प्रकार के आरोप लगाना ये उचित नहीं है। मुझे लगता है कि उनको इसमें सुधार करना चाहिए। और जो I am there to protect your rights, Saket. You have raised the question in a pointed manner. Let the Honorable Minister reply. अध्ययन करके आते तो मैं बताता। हाँ, बोलना ही चाहिए सर। कोई बिना अध्ययन करे बोलेगा तो सदस्य को तो कहना चाहिए। Honorable Minister. One second. Take your seat. Nothing will go on record, Saket. Saket, take your seat. Honorable Minister. सर देखिए। Honorable Minister. सर उत्तेजना में तो वो बोलता है। One second. There are not many with your experience in House at the moment. Yes, sir. You please handhold Saket. He's a first term MP, but nothing will go on record, Saket. Saket, all of
one second. I can tell the honorable members. One second, please. No cross talks. No cross talk. Our learning does not end with anything at all. Even if we, can you take your seat? Can you take your seat? Can you take your seat? I hereby name. You have to learn discipline and decorum. You have to remember you are a member of this august house. Being a member of this house is a prestige that is recorded ever in history. This is not the 1 second. Don't force my hands to go to the unpleasant extent. I will urge the leaders of the parties to please help me in this line. The honorable member, Saket Gokhale, has walked out of the house, and honorable members, I appreciate your gesture, but this is, 1 second, this is absolutely, I'm so glad. I'm so glad. Now, Honorable Minister, the Honorable Member had drawn your attention in a pointed manner that the forest coverage in the country is going down. The Honorable Member has indicated that it has gone down to an extent of a particular hectares or acreage. Now, if the Honorable Member is not factually, according to you, updated, I would greatly appreciate that you and the Honorable Member share what is the official record and interact with him. All of us have to work in coordination here for national welfare. We are not settling scores or brownie points. So if there is a document which indicates that what the Honorable Member has said is perhaps distance from facts, it can happen with me, it can happen with you, it can happen with anyone, because none of us is encyclopedic. So his issue is very clear that we have to be alive to climate change. And I can tell you, honorable members, we don't have another planet. This is the only planet we have. And we are cliff-hanging. If this planet becomes not livable, I know, I notice from this chair, which most of you do not, what the honorable member does every time. Not good, not good, not good, not good. So, honorable Minister, please continue. Sir, we want better climate first here and then address climate change. Sir, संक्षेप में एकदम करेक्ट जवाब है सर। पहला, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं, वो कहां से इसको रिड्यूस करने की बात बता रहे हैं। भारत सरकार का जो ऑथेंटिकेट डाटा है वो एफएसआई की रिपोर्ट है। मैं सदस्य को कहना चाहूँगा उस रिपोर्ट पर अगर वो बात करेंगे तो उचित होता। उस रिपोर्ट में ऐसा नहीं है। You please share it with him. सर, आपके माध्यम से करूँगा सर, क्योंकि you share it with him during course of the day जी and put it on the table of the house also. यस सर। On the table of the दूसरा house. विषय सर, सदस्य का ये भी गलत है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पे सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आया। तथ्यात्मक विषय था, मेरा आपके सामने रखना जरूरी है, इसलिए वो उत्तेजित हो रहे हैं तो गलत हो रहे हैं सर, होना नहीं चाहिए। यस। The word uttejit is withdrawn by the honorable minister. Yes. For supplementary, Sulata Dev. And ma'am, bring the temperature of the house down because you are in green dress. Thank you so much, sir. चेयरमैन सर, मुझे बोलने के लिए प्रश्न पूछने के लिए मौका देने के लिए मैं आपकी आभारी हूँ। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ, उड़ीसा की मयूरभंज जिले में सिमलीपाल फॉरेस्ट में एक प्रजाति जो है मिलेनिस्टिक टाइगर, जो ब्लैक एंड वाइट टाइगर है, वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। वो कहीं नहीं मिलता दुनिया में, हमारे सिमलीपाल में मिलते हैं। वो प्रजाति के धरोहर को बढ़ाने के लिए और उसको अच्छे से संरक्षित करने के लिए माननीय मंत्री जी, आपके माध्यम से मैं ये जानना चाहती हूँ कि कितना पैसा और क्या क्या प्रोजेक्ट हाथ में लिया गया है, क्या क्या
सुविधाएं लिया गया है कि उनको हम लोग कैसे संरक्षित करके रख सके और वो धरोहर को कैसे बढ़ाया जा सके। थैंक यू सो मच सर। जय जगन्नाथ। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, ये प्रश्न जो है वो टाइगर कंजर्वेशन को लेकर के है और हमारे देश को इस बात का गर्व है कि पिछले वर्ष ही हमने 50 ईयर ऑफ टाइगर कंजर्वेशन के मनाए हैं और देश में अब हमारे पास 53 से ज़्यादा टाइगर रिजर्व है। उसमें जो सिमरीपाल जो हमारा टाइगर रिजर्व है वो एक विशिष्ट टाइगर रिजर्व है, जहाँ पर जो टाइगर की बात उन्होंने कही है वो हमारी एक विशेष प्रजाति है। उसको लेकर एनटीसीए के माध्यम से कार्य किया जा रहा है और एनटीसीए में सभी टाइगर रिजर्व्स के कंजर्वेशन के, प्रोटेक्शन के और बढ़ाने के लिए कार्य किए जाते हैं। इसके साथ ही माननीय सभापति महोदय, मुझे 1 मिनट का समय जरूर दीजिए। नेशनल ग्रीन इंडिया मिशन के साथ इस साल देश में जो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में एक पेड़ माँ के नाम अभियान भी दिया है और यह अभियान इसलिए महत्वपूर्ण है, माननीय सभापति महोदय जैसा अभी कह रहे थे कि इस धरती पे ये धरती हमको सब कुछ देती है और धरती की बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम एक पेड़ कम से कम माँ के नाम जरूर लगाएं। हमारे मंत्रालय के द्वारा सभी सांसदों के लिए इसके संबंध में नोडल ऑफिसर भी नियुक्त किए गए हैं और अभी उनको पत्र भी भेजा जाएगा। हमारा ये भी आपसे आग्रह रहेगा कि ऐसे पेड़ जो हमारे लोकल स्पीशीज़ के होते हैं, जैसे नीम है, ढाक है, पीपल है, बहेड़ा है, आंवला है, इस प्रकार के पेड़ लगाए जाने चाहिए और ये अभियान आज पूरे देश में चल रहा है और एक पेड़ माँ के नाम अभियान में हम सब जुड़े। माननीय सभापति महोदय जी, आपके नेतृत्व में भी इसमें कोई विशेष अभियान राज्यसभा में हो तो अच्छा रहेगा। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि मैंने सदन में सबसे आग्रह किया था कि हर माननीय सदस्य कम से कम एक साल में 200 पेड़ लगाए। मैं निश्चित मानकर चल रहा हूं कि माननीय सदस्यगण ये काम बखूबी कर रहे हैं। उसकी जानकारी सचिवालय को होगी तो हम सबकी नज़र में वो बात भी लाएंगे। चूंकि मैंने ये कहा था, निर्देश दिया था, तो मैं इसकी अनुपालना कर रहा हूं। ये मैं सदस्यों को आश्वस्त करता हूं। जहां भी देश में जाता हूं 2 पेड़ अवश्य लगाता हूं। 5th सप्लीमेंट्री श्री A. रहीम। Thank you, sir. Thank you for this opportunity. Sir, how much money has been allocated to each state as part of the Green India mission over the last 5 years? Sir, how much forest area has increased in each state as a result of the effective utilization of these funds? Honorable Minister. सर, ग्रीन इंडिया मिशन में टोटल 17 राज्यों को 1,55,130 करोड़ दिए गए, जो एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 में हर स्टेट के डिटेल एनेक्सर 1, 2 और 3 में इस प्रश्न के उत्तर के साथ दिए गए हैं और माननीय सदस्य को उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 35 श्री GC चंद्रशेखर। ऑनरेबल मिनिस्टर। के पटल पे रखा गया है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्री GC Chandrasekhar. Thank you, sir. My question is, sir, in Karnataka for some of state, Mike, sir. Mike. Yeah. Sir, my question is, in Karnataka, for some of the famous folk arts like Yakshagana, Veeragase, Dollu Kunita, Suggi Kunita, Kamsale, Hulivesha, Chittara arts, etc., for practicing artists, is there is any access to medical care and social security subsidies or financial aid programs specifically designed to help these artists during the half seasons? Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय इस तरह की कोई योजना की इस तरह के फनकारों को, इस तरह के कलाकारों को, इस तरह के कलमकारों को ऑफ सीजन्स में कोई सुविधा प्रदान करें, इस तरह की कोई योजना संचालित नहीं करता। लेकिन कुछ राज्यों के द्वारा ऐसे वेटरन आर्टिस्ट जो बुज़ुर्ग हो गए हैं, अब अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर सकते, उनके लिए इस तरह के पेंशन की स्कीम्स आयोजित की जाती हैं और भारत सरकार भी ऐसे कलाकारों के लिए, वेटरन आर्टिस्ट के लिए जो अपनी लाइवलीहुड खो चुके हैं, उनके लिए पेंशन की योजना अवश्य चलाती है। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री GC Chandrasekhar. This is India participates in international forums like upcoming BRICS summit,
2024 India-Africa Forum Summit and International Solar Alliance Summit, etc. Is there is any initiative proposed to promote vocal for local arts, specifically South India's ones, in front of global community, sir? Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, मैं सदन और सदस्य के संज्ञान में लाने के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार इस तरह के अनेक कल्चरल फेस्टिवल्स अनेक देशों में आयोजित कर वहां भारत के फनकारों, भारत के कलाकारों की कला का प्रदर्शन, भारत की संस्कृति का प्रदर्शन हो सके, इसके लिए निरंतर कार्य करती है। मैं माननीय सदस्य के संज्ञान में लाने के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि जब G20 भारत की प्रेसिडेंसी में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, G20 की बैठकों को पूरे देश भर में अनेक स्थानों पर आयोजित किया गया और वहाँ सभी स्थानों पर इस बात का प्रयास किया कि भारत की संस्कृति और भारत के कलाकारों के कला का हुनर जो है वहाँ वैश्विक स्तर पर हम प्रदर्शित कर सकें। अनेक देशों के साथ में हमारे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम भी हैं, उनके साथ में हमारे इस तरह के अंडरस्टैंडिंग्स हैं जिनके साथ में हम जो है अपनी कल्चरल एक्सचेंज के लिए काम करते हैं। Shri Jawar Sarkar, third supplementary. Thank you very much for even looking at me. No, sir. It is your subject. Sir. Sir, I have looked at your party in every question. नहीं sir. Look around. वो तो ठीक है, आगे पीछे दाएं बाएं सब देखते हैं. This is the subject you have lived with. Sir, I have. Your pointed question to the Honorable Minister. I would ask the Honorable Minister, there is a reply given to this question which refers to certain schemes. मैं आपसे सवाल भी करूंगा, आपसे विनती भी करूंगा कि ये जितने सारे स्कीम्स हैं, इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा। गड़बड़ ऐसा कहूं कि these schemes are the lifeblood of culture. Hundreds and thousands of groups in India depend on these schemes. Cultural Functions Grant Scheme, Repertory Scheme, National Cultural Organization Scheme. They are not getting... Your supplementary, sir. Sir, they are not getting their funds, not only not that year. उसके इस साल में अप्लाई करते उस साल तो मिलते ही नहीं. Sir, your not supplementary. Even the next year. Sir, will you kindly please look at this, because all the cultural groups of India are complaining. Honorable Minister. For that they are just not getting it for 1, 2, 3, 4 years. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय संज्ञान में लाया है, निश्चित ही उसके ऊपर एक बार माननीय सदस्य अगर मुझे और विस्तार से और अगर कोई पिन पॉइंटेड सूचना ऐसी उपलब्ध कराएंगे कि जहां ऐसा नहीं हुआ है तो उसमें सकारात्मक रूप से कार्रवाई हो सके, इसके लिए हम सब प्रयास करेंगे। श्रीमती सीमा द्विवेदी। निर्भर भारत डिजाइन केंद्र ABCD स्वदेशी शिल्पकारों के सशक्तिकरण द्वारा और उनके कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाते हुए इस अभियान को साकार करता है। महोदय, ABCD में पूरे देश में 17 शिल्पों को उनके शोध, प्रलेखन और अंतिम रूप से तैयार किया गया है। महोदय, मेरा आपके माध्यम से क्वेश्चन ये है कि जो 17 लोगों को चिन्हित किया गया है, इस हिंदुस्तान में बड़ी जनसंख्या को देखते हुए क्या इनकी संख्या को बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी? माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिज़ाइन 2023 में सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय की कल्पना की थी और ऐसे आर्टिजन्स जिनकी बहुत बड़ी पहचान नहीं और ऐसी विधाएं जिनकी पहचान भी जो है अभी स्थापित होना शेष है या कहीं काल के प्रवाह में वो धूलि धूसरित हो रही हैं, उनको ढूंढ करके उनको एक बार प्रमोट करने के लिए, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग किस तरह से हो सके इसके लिए, उनको नई डिज़ाइंस के साथ में जोड़ करके उनका ग्लोबल एक्सपोजर हो सके, इसके लिए इस को इनिशिएट किया गया था। और ऐसे 17 विधाओं को खोज करके उनको लाल किले में जो है वो स्थान प्रदान किया गया, जहां देश विदेश के हज़ारों लोग प्रतिदिन आते हैं और लाखों लोग वर्ष भर में आकर के उसे देखते हैं, ताकि उस कला को पर्टिकुलर पूरी दुनिया के पटल पर ले जाया जा सके और उसका निश्चित रूप से लाभ हुआ है। आने वाले समय में इन 17 से अतिरिक्त भी कुछ नई विधाओं पर इस तरह से काम करें, इस पर निरंतर सातत्य के साथ सरकार काम करे। डॉक्टर फौजिया खान, सप्लीमेंट्री।
Sir, can the government elaborate on the use of digital platforms and technology to promote and preserve local culture under the Atmanirbhar Bharat and Vocal for Local initiatives, sir? Specifically, what measures are being taken to digitize cultural heritage and enhance the reach of local artisans, cultural practitioners and cultural industries through online marketplaces? Honorable Minister. सरकार क्राफ्ट के ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए कोई प्रयास करे ऐसा अभी विचाराधीन नहीं है, लेकिन निश्चित ही माननीय सदस्य का सुझाव अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस पर सकारात्मक रूप से सोचकर काम किया जाना चाहिए। We only have 25 seconds. Jairam. The Honorable Minister said that the information is available in the annexures, but there are no annexures uploaded. We'll look into it. We'll look into it. I mean, I would request you, it was an important supplementary. Quite appreciate. So it's not here. So, at the most, all I can say is we'll look into it. Question hour is over. Further general discussion on the Union Budget 2024-25 and the Budget of Union Territory of Jammu and Kashmir 2024-25. On the 24th July 2024, Srimati Sagarika Ghosh